हे प्रभु, आखिर पिछले जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जो आपने मुझे दर दर की ठोकरें खाने वाली यह फटेहाल जिंदगी दे दी। सारा दिन कड़ी धूप में अपनी पीठ पर भारी बोरियां ढोता हूँ, हड्डियां चटकने लगती हैं, फिर भी यह गरीबी खत्म नहीं होती। ऊपर से वो गांव का सेठ, तनिक भी दया नहीं है उसके दिल में। बात बात पर बेइज्जत करता है और जरा सा सुस्ता लूं तो सीधा काम से निकाल देने की धमकी देता है। दिन भर सेठ की गालियां सुनकर जब थका हारा घर लौटता हूँ तो वहाँ पत्नी के तानों की बौछार शुरू हो जाती है। आज फिर इतनी देर कर दी। खैर, ये बताओ कि आज मजदूरी के कितने पैसे लाए हो? घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है। आज दोपहर से बेटी बिस्किट खाने की रट लगाए बैठी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, सो आखिर में हार मानकर मैंने उसे डांट फटकार कर भूखे पेट ही सुला दिया है। अब आप ही बताइए, ऐसे कब तक चलेगा? 200 रुपए मिले हैं सुमित्रा। सेठ ने कहा मंदी है। मंदी सेठ के लिए है या हमारे पेट के लिए? सुबह 9 बजे से रात 6 बजे तक गधों की तरह खटते हो, मिलता क्या है? कभी कभी लगता है इस गरीबी से अच्छा तो मौत है। पत्नी के वे लाचारी भरे शब्द उमेश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। बिना कुछ बोले भारी कदमों से वह अपने अंधेरे कमरे की ओर चला गया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, मानो अपनी किस्मत से सवाल कर रहा हो। तभी पास के हनुमान मंदिर से संध्या आरती की घंटी गूंज उठी। उस पावन ध्वनि के साथ ही उमेश के धुंधले मन में एक विचार बिजली की तरह आया। वह भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया। अरे ओ सुमित्रा, सुनती हो? अभी मंदिर की घंटी बजी तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं रोज जब काम पर जाता हूँ तो उस चौराहे से गुजरता हूँ। वहाँ खाने पीने की कितनी सारी दुकानें सजी रहती हैं और मैं सोच रहा था कि वो लोग दिन भर में कितना कमा लेते होंगे। क्या हमें भी वैसी ही कोई छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए? पर सुमित्रा, डर इस बात का है कि अगर मैं उनसे पूछने के लिए वहां रुका और काम पर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगेगा। समझ नहीं आता कि क्या करूं। देखिए, अगर आपको भीतर से ऐसा लग रहा है कि उस काम में ज्यादा कमा सकते हैं और वो हमें इस गरीबी से निकाल सकता है, तो फिर डरना कैसा? आप उस काम को ढंग से समझिए। इस सेठ की गुलामी और रोज रोज की धमकियों से तो अच्छा है कि हम अपना छोटा ही सही पर खुद का काम करें। आप कल हिम्मत करके उनसे पूछिए तो सही कि उनका व्यापार कैसे चलता है। सेठ की चिंता छोड़िए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली सुबह जब उमेश की नींद खुली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था और बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। उमेश मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज भगवान खुद मेरी मदद कर रहे हैं, जो इस बारिश ने मुझे काम पर जाने से रोक दिया है। दोपहर तक झमाझम बारिश होती रही। जैसे ही पानी रुका, उमेश तुरंत उस चौराहे पर पहुंच गया। वह सीधे एक आलू चॉप की दुकान के पास गया और अपनी हिचकिचाहट को दूर कर दुकानदार से सवाल पूछने लगा। मदन भाई, एक बात पूछूं, आप इतना सारा काम अकेले कैसे संभाल लेते हैं? आपकी दुकान पर तो ग्राहकों की इतनी भीड़ लगी रहती है। मुझे लगता है कि आप सुबह अंधेरे से ही काम में जुट जाते होंगे, तब जाकर कहीं इतनी भीड़ को संभाल पाते होंगे। पर इसमें कमाई कितनी हो जाती होगी? अरे उमेश भैया, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई सारा दिन नहीं खटता। बस दोपहर के 3 बजे अपनी दुकान लगाता हूँ और शाम के 7 बजते बजते मेरा सारा सामान बिक जाता है। बस इन 3-4 घंटों की मेहनत है और दिन की 800 से 900 रुपए की कमाई आराम से हो जाती है। मदन भैया की बात सुनकर उमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का होकर उसे ताकता रह गया। भारी मन और उलझे हुए विचारों के साथ वह वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में बस वही हिसाब चल रहा था और यही सोचते सोचते जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उससे सवाल किया। क्या बात हुई मदन भैया से?
कुछ पता चला कि वो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? सुमित्रा उसे पुकारती रही, सवाल पूछती रही, लेकिन उमेश ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में तो बस मदन भाई की वो 900 रुपए वाली बात गूंज रही थी। वह सीधा अपने कमरे में चला गया और अकेले में खुद से कहने लगा, शायद इस दुनिया में मेरे जैसा मूर्ख कोई और नहीं होगा जो एक जालिम सेठ के यहाँ जानवरों की तरह खट रहा था और बदले में सिर्फ गालियां और धमकियां पा रहा था। अरे क्या हुआ आपको? आप बिना कुछ बोले सीधे कमरे में क्यों चले आए? कहीं उस चौराहे पर किसी से लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आए हो? कुछ तो बोलिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे सुमित्रा, तुम बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि आज तो मुझे अपनी जिंदगी का रास्ता मिल गया है। मैंने अब पक्का मन बना लिया है कि हम भी अपनी एक खाने पीने की छोटी सी दुकान खोलेंगे। और जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? मैं अपनी इस दुकान का नाम अपनी प्यारी बेटी के नाम पर रखूंगा। मैं बस कमरे में यही सब सोच रहा था और हिसाब लगा रहा था, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये बात है? मैं तो फालतू में ही डर रही थी और न जाने क्या क्या सोच रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बरसों की गरीबी दूर हो जाएगी। फिर हमें दाने दाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और हम तीनों वक्त की रोटी सुकून से खा पाएंगे। भगवान करे आपकी यह सोच सच हो जाए। सुमित्रा, आज जब इस खाने पीने की दुकान की बात चल ही रही है तो मुझे बरसों पुरानी एक बात याद आ गई। बात तब की है जब मैं महज 4 साल का था और मेरे परदादा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैं उस वक्त उन्हीं के पास खड़ा था। मेरी छोटी सी उम्र देखकर उन्होंने मुझसे एक ऐसी राज की बात कही थी जो उन्होंने आज तक मेरे पिताजी को भी नहीं बताई थी। बेटा, तेरे पिता को दूसरों के लिए पकवान बनाने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं एक बहुत बड़े खानदान के यहाँ रसोइया था और वहीं रहते हुए मैंने ढेरों गुप्त रेसिपी सीखी थी। जब मैंने तेरे पिता से कहा कि ये सब सीख ले, आगे काम आएंगी, तो वह कहने लगा, मुझे तो बस बाहर नौकरी करना पसंद है। रसोई में हाथ जलाना और मेहनत करना मेरे बस का नहीं। मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद हमारे खानदान का यह हुनर और नाम कहीं खत्म न हो जाए। इसीलिए बेटा, मैंने अपनी चुनिंदा 4 गुप्त रेसिपी की किताबें अपनी पुरानी अलमारी के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा दी हैं। बेटा, अगर कभी जिंदगी में तुझे ऐसा लगे कि तू अच्छा खाना बना सकता है और अपने बाप की तरह दूसरों की मजदूरी या गुलामी नहीं करना चाहता, तो मेरे कमरे की उस पुरानी अलमारी के नीचे वाले गुप्त खाने में जरूर जाना। वहाँ तुझे वो खजाना मिलेगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। पर बेटा, मैं मरते समय ये सब तुझसे क्या बोल रहा हूँ? तू तो अभी महज 4 साल का है। तू क्या खाक समझेगा ये सारी बातें? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि बड़ा होते होते तू ये सब भूल जाएगा और ये हुनर मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। सुमित्रा, अब और इंतजार नहीं करना है। हम कल सुबह होते ही उस पुराने घर चलेंगे और दादाजी की उन किताबों को ढूंढ कर लाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो विरासत आज भी वहीं हमारा इंतजार कर रही है। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, हम कल सुबह ही चलेंगे और वो सारी किताबें लेकर आएंगे। अभी बच्चे भी सो गए हैं और आप भी हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए और सो जाइए। अभी सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी। उमेश और सुमित्रा अपने भारी मन और बड़ी उम्मीदों के साथ अपने उस पुराने पुश्तैनी घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों बस उसी गुप्त रेसिपी और अपनी आने वाली दुकान के सपने बुन रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुँचे, उमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहाँ दादाजी का वह पुराना कमरा या अलमारी तो दूर, उस पूरे घर का नामो निशान तक मिट चुका था। जहाँ कभी उसका बचपन बीता था, वहाँ अब सिर्फ मलबे का ढेर और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ खड़ी थीं। उमेश हक्का बक्का होकर खड़ा रह गया। वह घर जिसे वह अपनी किस्मत बदलने की चाबी समझ रहा था, वह अब वजूद में ही नहीं था। आप ये मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। आपने तो कहा था कि यहाँ दादाजी का पुराना घर और उनकी अलमारी होगी, पर यहाँ तो सिर्फ मलबा और झाड़ियाँ उगी हुई हैं।
कहाँ है वो कमरा और कहाँ है वो गुप्त दराज? यहाँ तो दूर दूर तक घर का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ है। मेरी आंखों के सामने तो वही पुराना कमरा और अलमारी घूम रही है, पर यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। मुझे क्या पता कि यहाँ कब और कैसे ये सब खत्म हो गया। चलो, खाली हाथ बैठने से अच्छा है कि आस पास के लोगों से पूछते हैं। आखिर किसी को तो पता होगा कि हमारे पुरखों के इस घर का क्या हुआ। उमेश ने आसपास के कई लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ ठीक से पता नहीं था। कोई कहता भूकंप में ढह गया, तो कोई कहता पुराना होकर गिर गया। तभी दूर से ये सब देख रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उमेश के पास आए और बोले, बेटा, इन लोगों को कुछ नहीं पता, सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। उस पुरानी बात को बस मैं ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुझे आज भी याद है, उस भयानक बारिश वाली काली रात में मैंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ से कुछ भारी सामान ले जाते देखा था। वह बड़ी हड़बड़ी में थे और गौर करने वाली बात तो ये थी कि 2 अनजान लोग छिपकर उनका पीछा भी कर रहे थे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ तो मुझे वो पुरानी चीजें नहीं मिली, लेकिन अब देर हो रही है। घर पर मेरी छोटी बेटी सोकर उठ गई होगी और वह मुझे ढूंढ रही होगी। मैं उसे और इंतजार नहीं करवा सकता। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं तो सपने देख रही थी कि अब हमें 3 वक्त की रोटी मिलेगी और हमारी बेटी भी स्कूल जा पाएगी, पर मेरे सारे अरमान चूर चूर हो गए। अब क्या होगा? क्या आपको फिर से उसी जालिम सेठ के यहाँ गुलामी करने जाना पड़ेगा? क्या मेरी किस्मत सच में इतनी खराब है? एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब हमारे दिन बदलेंगे, पर वह भी बुझ गई। क्या मेरा पूरा जीवन बस दूसरों की गुलामी और गरीबी में ही बीतेगा? भगवान, क्या हमारे नसीब में कभी सुख की रोटी नहीं लिखी? निराश होकर उमेश अपने पिता के कमरे में गया। अचानक उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसमें परदादा की वही सारी गुप्त रेसिपी लिखी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि इन गुप्त रेसिपी की मदद से मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर दूंगा और अपनी किस्मत बदल लूंगा, पर यहाँ तो हर कदम पर मौत का साया है। अगर इन रेसिपी का इस्तेमाल करने से मेरी पत्नी सुमित्रा और मेरी मासूम बेटी की जान को कोई खतरा होता है, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पैसा आए न आए, पर मेरे परिवार की सलामती सबसे बढ़कर है। मुझे सुमित्रा को अभी यह सारा मामला बताना होगा। हम मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अजी, पिताजी के कमरे में अकेले बैठे क्या बबरा रहे हैं आप? आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या? अगर आप जरा भी लेट हुए तो फिर से उस सेठ की कड़वी बातें और डांट सुननी पड़ेगी। वो पुरानी रेसिपी तो हमें मिलने से रही, छोड़िए उसे। शायद हमारे नसीब में ही ये गरीबी और गुलामी लिखी है। जल्दी तैयार हो जाइए। सुमित्रा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूँ। माना कि मुझे परदादा की वो पुरानी किताबें नहीं मिली, लेकिन मुझे पिताजी की एक पुरानी डायरी मिल गई है। तुम्हें पता है उसमें क्या है? उसमें वही 4-5 गुप्त रेसिपी लिखी हुई हैं। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या? आप अचानक रुक क्यों गए? आगे बताइए ना, क्या बात है? क्या कुछ गड़बड़ है? आपकी आंखों में ये डर कैसा है? साफ साफ कहिए ना कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है? लेकिन सुमित्रा, इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। इस डायरी के साथ पिताजी का एक आखिरी पत्र भी मिला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इन गुप्त रेसिपी के पीछे कुछ बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं। उन्होंने ही दादाजी का घर तोड़ा था और पिताजी का पीछा किया था। पिताजी ने मरते समय चेतावनी दी है कि अगर मैं इन रेसिपी का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी और तुम सबकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या हमारी अभी की हालत मरने से कम है? रोज घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि हम उन गुप्त रेसिपी का इस्तेमाल करके ये खतरा मोल ले लें। जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तक नहीं हो पा रहा तो डर किस बात का? अगर भगवान ने चाहा तो इसी बहाने वे अपराधी भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने दादाजी का घर उजाड़ा था और आपके पिता की जान ली। अब बहुत हो गया। अब हमें इस डर और गुलामी की जिंदगी से बाहर निकलना ही होगा।
पत्नी की बातों ने उमेश के मन से सारा डर निकाल दिया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी की गुलामी नहीं करेगा। पूरी रात जागकर उसने उस गुप्त रेसिपी पर जी तोड़ मेहनत की। सुबह होते ही अपनी बेटी के नाम पर खाने पीने की एक छोटी सी दुकान खोल दी। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला पूरा दिन निकल गया पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इसी तरह पूरा एक हफ्ता बीत गया और उमेश की उम्मीदें टूटने लगी थीं। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन एक महिला अपने बेटे के साथ उसके ठेले पर आई। इन 7 दिनों की मेहनत ने उमेश के हाथ में गड़बड़ की सफाई और स्वाद भर दिया था। जैसे ही उस माँ बेटे ने उमेश के बनाए हुए समोसे का पहला निवाला लिया, वे दंग रह गए। उस स्वाद का जादू ऐसा था कि महिला की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। भाई साहब, ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। इन समोसों में ऐसा क्या डाला है आपने? ये तो किसी जादू से कम नहीं है। मम्मी, आज अच्छा हुआ ना कि चौक वाली वो सारी पुरानी दुकानें बंद थी, तभी तो हमने आज इस दुकान के समोसे चखे। गांव के लोग तो फालतू की बातें फैला रहे हैं कि यहाँ का खाना गंदा रहता है। वे कहते थे कि भला ये किसान क्या अच्छा खाना बनाएगा, पर ये समोसे तो कमाल के हैं। मैं सबको जाकर बताऊंगा कि असली स्वाद तो यही है। अब हमें हमेशा यहीं से समोसे लेने चाहिए। अच्छा बेटा, अब घर चलो। तुमने तो आज भरपेट खा लिया, अब चलो भी। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले घर पहुंचते हैं। भाभी जी, कल हम अपनी खास रेसिपी वाले मोमोज भी बनाएंगे। आप कल जरूर आइएगा और अपने बेटी को भी साथ लाइएगा, उसे भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है भैया। शाम होते होते उमेश के सारे समोसे बिक गए। उसने अपना ठेला बंद किया और घर की ओर चल दिया। आज जब वह घर पहुंचा तो थकान पहले से कम थी और चेहरे पर एक सुकून था। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने बड़े उत्साह से पूछा, आज काम कैसा रहा? सुना है आज दुकान पर काफी रौनक थी। आज पहले से काफी अच्छी बिक्री हुई है, लेकिन तुम्हें पता है सुमित्रा, गांव में लोग फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भला एक बोरा ढोने वाला किसान अब हमें खाना बनाकर खिलाएगा, उसके खाने में क्या स्वाद होगा। लेकिन एक बात अच्छी रही, आज एक माँ बेटे ने मेरे खाने की बहुत तारीफ की। उन्होंने तो वादा भी किया है कि वे कल फिर से यहाँ खाना खाने आएंगे। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। आज तो 500 की कमाई हुई है, जो उस जालिम सेठ के यहाँ मिलने वाली दिहासी से 300 ज्यादा ही है। चलिए, आखिर आपकी मेहनत रंग ला रही है। अब कम से कम हमें और बच्चों को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सुमित्रा, मुझे तो सालों से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लगातार काम करने की आदत है। अब मैं सिर्फ दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकान लगाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरी सुबह बहुत बोरियत महसूस होती है। मुझे लगता है कि मुझे सुबह के खाली समय में भी कुछ अलग और नया काम शुरू करना चाहिए। बस करिए जी, पहले आप एक काम को अच्छे से संभाल लीजिए, उसके बाद ही दूसरा काम हाथ में लीजिएगा। अगले दिन दोपहर के 2 बजते ही उमेश अपनी दुकान पर पहुंच गया। वह समोसों के साथ साथ मोमोज भी तैयार कर रहा था। अभी उसने मोमोज बनाना शुरू ही किया था कि दूर से वही माँ बेटी आते हुए दिखाई दिए। उमेश की दुकान के पास आकर माँ ने बड़े प्यार से कहा, भैया 2 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट समोसा लगाना। बस भाभी जी, 5 मिनट रुकिए, अभी आपके मोमोज बस निकल ही रहे हैं। समोसे तो मैंने तैयार करके रखे हैं। अंकल जी, मैंने कल जगह जगह जाकर आपके समोसों की बहुत तारीफ की है। लोग अब कह रहे थे कि वे अब औरों की बातों पर कम और अपने स्वाद पर ज्यादा भरोसा करेंगे। भाभी जी, आपकी बेटी तो बहुत ही समझदार है। ये अभी से बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी बातें करती है। इसमें बहुत अच्छे गुण हैं, जो दूसरों का भला सोचना और सच्चाई का साथ देना जानती है। उन दोनों ने अपने समोसे और मोमोज खत्म किए और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और उमेश की किस्मत पूरी तरह बदल गई। उसकी वो छोटी सी दुकान अब एक बड़ी और मशहूर दुकान बन चुकी थी। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बाय बाय कहा और अपनी बस की ओर चली गई। अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करके दुकानदार और उसकी पत्नी काफी खुश दिखाई दे रहे थे।